Hello and welcome back to Replicating Mind once again. Today we will discuss about electrophoresis and this is the lecture number 7 of techniques. इससे पहले वाली वीडियो में जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस पार्ट 1 थी उसमें हमने मेनली डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेनली हम डिस्कस करेंगे मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ताकि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाए कि क्यों हमने मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस से शिफ्ट किया अपने आप को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में और बीच में हमने कुछ टाइम तक पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस भी किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों हमने मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस को और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करना छोड़ा और हम शिफ्ट हो गए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। सो मेनली वी विल डिस्कस about the limitations and drawbacks of moving boundary electrophoresis and paper electrophoresis, as well as we will also discuss the advantages of gel electrophoresis. So this is the part 2 of electrophoresis and let's start the lecture. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि देयर इज अ बाउंड्री विच इज मोबाइल, है ना। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सेटअप कैसा होता है ना। अगर आपको सेटअप समझ में आएगा तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, राइट। तो इसमें क्या होता है कि कुछ इस तरीके का सेटअप होता है, राइट। इस तरीके का कुछ सेटअप होता है, ओके। एक तरफ होता है एनोड और एक तरफ होता है कैथोड, राइट। एक तरफ होता है एनोड और एक तरफ होता है कैथोड। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लेबल कर लेते हैं, दिस इज कैथोड, ओके। दिस इज एनोड। आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, ये एनोड है और ये कैथोड है। दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ओके। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें आप फिल करते हो बफर। क्या फिल करते हो? बफर। बफर को हम अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू कलर से। ये पूरा इसमें फिल्ड है बफर सॉल्यूशन, ओके। तो पहले क्या करते थे कि इस तरीके का सेटअप यूज करते थे, दैट इज मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में। और यहां पर ये सेंटर में, इस सेंटर यहां पर आप सैंपल को लोड करते थे। तो मान लीजिए कि आपका ये सैंपल है इस तरीके का, ओके। इस तरीके का सैंपल है ये, ओके। और ये आपका ग्रीन, ये ग्रीन कलर और पर्पल कलर में मैंने आपका सैंपल रिप्रेजेंट किया है, ओके। तो यहाँ पर मेनली दो कलर से सैंपल को रिप्रेजेंट करने का जो मेरा मोटो है दैट इज कि जो ग्रीन कलर का जो सैंपल है वो है आपका नेगेटिवली चार्ज सैंपल, और जो पर्पल कलर का सैंपल है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज सैंपल। क्योंकि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि जो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं हम सेपरेट करते हैं इसमें हम चार्ज्ड मॉलिक्यूल को, ओके। तो यहाँ पर ये जो सैंपल है आपके दे आर चार्ज्ड मॉलिक्यूल, ओके। तो जो ग्रीन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड द पर्पल वंस आर द पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, ओके। तो अब क्या करेंगे, जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो सैंपल्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ओके, है ना। तो क्या होगा कि ये जो ग्रीन वाले हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एनोड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ओके। तो ये किधर मूव करना शुरू करेंगे? इस तरफ, ओके, इस तरीके से। और जो पर्पल वाले हैं बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज सो दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज नोन एज कैथोड, ओके, इस तरीके से, राइट। तो जिसपे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे आगे मूव करेगा, यहाँ पर देख सकते हो आप, ओके। सो दे विल माइग्रेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। तो जिसपे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे आगे मूव करेगा, जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा मूव करेगा कैथोड की तरफ। जिसपे कम पॉजिटिव चार्ज होगा वो पीछे मूव करेगा, राइट। बट दे विल मूव, क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो और आप दो अलग अलग इलेक्ट्रोड चूज कर रहे हो, कैथोड एंड एनोड। Similarly, you will observe in the case of negatively charged samples that we have represented with green color. Okay, तो जिस पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, हाईली नेगेटिव चार्ज
मॉलिक्यूल विल माइग्रेट फास्टर टुवर्ड्स द एनोड, और जिसपे कम नेगेटिव चार्ज होगा वो थोड़ा पीछे पीछे मूव करेगा। तो ये कंसेप्ट था मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस का, राइट। बट हमने मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करना क्यों छोड़ा, उसके कुछ रीजंस थे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, ये डायरेक्टली आपने सैंपल को ऐड किया हुआ है सॉल्वेंट में। किस में ऐड किया हुआ है? सॉल्वेंट में। ओके, तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ फिजिकल डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है ना। कभी आपका गलती से हाथ लग गया सिस्टम में, या कुछ हो गया, या किसी ने गलती से आपको ऐसे टक्कर मार दी, है ना। तो क्या होता है, उसकी वजह से कभी कभी सिस्टम सेटअप हिल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो जो फिजिकल डिस्टरबेंस होती है उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपने ये जो सेपरेट किया था, ये क्या होगा, मिक्स हो सकता है वापस से, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, है ना। तो लिमिटेशंस में देखें तो ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट द रिजोल्यूशन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी लॉस्ट ड्यू टू फ्लूइड मोशन। ये बात आपको समझ में आ गई? ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था। तो जो आपने सेपरेट किया, थोड़ा सा भी गलती से भी आपका हाथ लग गया तो सिस्टम फिजिकल डिस्टर्बेंस हो गया, तो क्या होगा, जितना भी आपने रिजॉल्व किया था अपने सैंपल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, दे विल मिक्स्ड अप विद ईच अदर एंड यू विल लॉस द रिजोल्यूशन, राइट, यू विल लॉस द सेपरेशन। तो ये लिमिटेशन था इसका, है ना। और फ्लूइड मोशन किस वजह से होगा? ड्यू टू द फिजिकल डिस्टर्बेंस, है ना, राइट। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमने कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की। ओके, कि फिजिकल डिस्टरबेंस तो एक कॉमन सी बात है कि मतलब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो होता ही है एक्सपेरिमेंट करते वक्त, है, राइट। तो फिजिकल डिस्टरबेंस से अगर आपका एक्सपेरिमेंट पूरा खराब हो जाए तो फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस का कंसेप्ट आया। ओके, तो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में मेनली मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं। एक होता है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड देयर इज वन मोर दैट इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इनको जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोला जाता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या होता है कि देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जोन्स बिटवीन द सेपरेटेड बैंड्स, है ना। जैसे कि अगर आप मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखोगे तो इस तरीके से मान लो ये सैंपल सेपरेट हो रहे हैं, है ना। तो इनके बीच में कोई जोन नहीं बना था, है ना, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं था। अगर थोड़ा सा भी फिजिकल डिस्टर्बेंस होता तो क्योंकि यहाँ पर कोई जोन नहीं था तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते, राइट, राइट, समझ रहे हो, है ना। तो मिक्स हो जाते और हमारा रेजोल्यूशन खराब हो जाता। इसीलिए हमने कोशिश की कि जो सेपरेट हो रहे हैं सैंपल्स उनके बीच में एक जोन बनाया जाए, राइट, जोन बनाया जाए ताकि जो थोड़ा सा भी फिजिकल डिस्टर्बेंस भी हो तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ जोन्स बिटवीन द सेपरेटेड बैंड्स। उसके बाद इसकी खासियत ये थी कि क्योंकि जोन्स बन रहे थे और अगर फिजिकल डिस्टरबेंस भी हो जाता तब भी वो मिक्स नहीं होते, तो इसकी वजह से हमको क्या मिल रहा था? गुड रिजोल्यूशन मिल रहा था। वाई? बिकॉज बैंड्स डू नॉट मिक्स इवन ड्यू टू फ्लूइड मोशन। अगर आपके फ्लूइड में मोशन भी हो रहा है, गलती से, आपकी गलती से भी हो रहा है, तब भी जो बैंड सेपरेट हुए हैं वो एक दूसरे के साथ मूव नहीं करेंगे। ओके, क्यों नहीं करेंगे? जब अभी मैं आपको सेटअप दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, वाई? बिकॉज वी यूज सपोर्ट हेयर। हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? सपोर्ट यूज कर रहे हैं। और सपोर्ट क्या है? तो सपोर्ट हो सकता है आपका या तो पेपर, या तो हो सकता है आपका जेल। तो दोस्तों अगर आप पेपर यूज कर रहे हो तो आप उसको कहोगे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ रहे हो इस चीज को? क्या कहोगे? पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आप जेल यूज कर रहे हो एज अ सपोर्टिंग मटेरियल, देन यू विल से इट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बात समझ में आ रही है, राइट। तो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड व्हाट इज द सेटअप ऑफ पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इट्स प्रिंसिपल, राइट। तो हम बात करते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस की। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको इसका सेटअप बना के दिखाता हूँ कि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप किस तरीके से होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरीके से इन्होंने कैथोड एनोड तो इसमें भी हम यूज करेंगे। ये हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड। ओके, तो इसके साथ हमने यहाँ पर अटैच किया
एक टैंक को, बफर टैंक को, इस तरीके से। ओके, और एक सिमिलर हमने ऐसा टैंक लिया दूसरी तरफ। ओके, सॉरी, इसको हम दोबारा से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक और यहाँ पर टैंक लिया इस तरीके से, और इसको हम सेट अटैच करेंगे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से, दैट इज एनोड। ओके, इस तरीके से। और हमने यहाँ पर क्या किया कि एक ग्लास प्लेट को इसके ऊपर हमने इस तरीके से टिका के रख दिया, दैट दिस इज ग्लास प्लेट। ओके, ये जो ग्लास प्लेट होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, और इसके बीच में आपने क्या किया कि इसके बीच में आपने यहाँ पर एक पेपर रख दिया इस तरीके से। ये आपने इसके बीच में पेपर रख दिया। ओके, ये, और इन दोनों ही टैंक्स में आपने क्या किया, बफर फिल कर दिया इस तरीके से, राइट। ओके, और आप क्या करोगे कि यहाँ पर बीच में, यहाँ पेपर पे आपने क्या किया था, सैंपल लोड कर दिया था इस जगह पर, राइट। अब क्या होगा दोस्तों कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, ओके, तो मान लो कि जो रेड कलर के सैंपल्स हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, और जो ब्लू कलर के सैंपल हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। ओके, तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल किधर माइग्रेट होने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, है ना, इस तरफ। नेगेटिव वाले किधर माइग्रेट होंगे, आपके पॉजिटिव की तरफ, इस तरफ, है ना, इस तरफ। और जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द कैथोड, दैट इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि क्योंकि आप सपोर्ट क्या यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो पेपर को एज ए सपोर्ट, तो अगर थोड़ा बहुत फिजिकल डिस्टर्बेंस भी होता है तब भी, क्योंकि ये पेपर के ऊपर मूव कर रहा है ना, तो एक सपोर्ट है, तो ये मिक्स नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, तो ये रिजॉल्व ही रहेंगे, सेपरेटेड ही रहेंगे। तो ये आपके मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस के कंपैरिजन में तो अच्छा था सेटअप, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर रिजोल्यूशन मिल रहा था। तो फिर हमने क्यों पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी यूज करना छोड़ दिया, बंद कर दिया, और हमने शिफ्ट किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, दैट्स द मेन क्वेश्चन। ओके, तो क्योंकि इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, तो लिमिटेशंस क्या थी वो हम देख लेते हैं जरा। तो इसकी जो लिमिटेशन है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हमको क्या करना होता था, कि इसमें हमको यूज करना पड़ता था लो वोल्टेज, है ना, लो वोल्टेज हमको यूज करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं किसका, हम यूज कर रहे हैं पेपर का। अगर आपने हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया तो क्या होगा, पेपर बर्न हो सकता है। ओके, और आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो खराब हो सकता है, राइट। ओके, इसलिए लो वोल्टेज यूज करते थे। अब जब लो वोल्टेज यूज करते थे तो उसका एक ड्रॉबैक और होता था कि जब लो वोल्टेज आप यूज करोगे तो क्या होगा कि जितना धीरे धीरे मूव करेगा सैंपल, उतना ही सैंपल का पेपर के साथ डिफ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेपर्स में होते हैं छोटे छोटे पोर्स, है ना। ओके, तो वो पेपर सोक कर लेता है, तो जब पेपर सोक करेगा तो सैंपल आगे मूव नहीं कर पाएगा, राइट। सो डिफ्यूजन में इन्फ्लुएंस द माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हियर यू वांट टू सेपरेट योर मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। बट क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, तो ये डिफ्यूजन आपके माइग्रेशन को रोक रहा है। ओके, तो कहीं ना आप नहीं कह सकते कि आपका जो सेपरेशन हुआ है वो टोटली इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द चार्ज। यहाँ पर डिफ्यूजन भी एक फैक्टर क्रिएट कर रहा है, एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर जो सेपरेशन होता है वो प्योरली चार्ज के बेसिस पे नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि अगर आप लो वोल्टेज यूज करेंगे
तो पेपर में डिफ्यूजन होने लगेगा आपके सैंपल का और प्रॉपर माइग्रेशन नहीं होगा। अगर आप हाई वोल्टेज यूज करेंगे तो आपके पेपर डैमेज हो सकता है। ये लिमिटेशन था आपके पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ओके, और तीसरा डिसएडवांटेज लिमिटेशन क्या था? टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर सेपरेशन ड्यू टू यूज ऑफ लो वोल्टेज। तो ये सारे लिमिटेशंस थे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के, इसीलिए हमने शिफ्ट किया धीरे धीरे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। ओके, तो अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जब हम बात करते हैं तो इन कंपैरिजन टू पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पर हम अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो इसमें जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट होता है जेल। ओके, और जो जेल होता है ये होता है आपका पोरस इन नेचर। इसमें पोर्स होते हैं, है ना, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये पोर्स की वजह से ही इनके पास कैसी प्रॉपर्टी होती है? मॉलिक्यूलर सीविंग प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलर सीविंग प्रॉपर्टी, सीविंग का मतलब होता है छानना। जैसे आप चाय बनाते हो, है ना, चाय बनाने के बाद छन्नी से उसको छानते हो तो जो चाय पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है और चाय आपकी नीचे कप में ट्रांसफर हो जाती है। तो दैट इज नोन एज सीविंग इफेक्ट, है ना। यहाँ पर जो जेल्स होते हैं, जेल के पास पोरस नेचर होता है। जेल का जो नेचर होता है वो पोरस होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है? पोर्स की वजह से क्या होता है कि एक मॉलिक्यूलर सीविंग इफेक्ट क्रिएट होता है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे और छोटे मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ माइग्रेट करने लगेंगे। ओके, तो सपोर्ट जेल था, यहाँ पर डिफ्यूजन के चांसेस नहीं थे, बल्कि मॉलिक्यूलर सेविंग इफेक्ट था। आप यहाँ पर चार्ज के बेसिस पे तो सेपरेट कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ साइज के बेसिस पे भी सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने सेल जेल बनाया और जेल में पोरस नेचर है, उसके पोर्स इस साइज के हैं, तो जो इससे छोटे वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रोटीन या डीएनए, वो तो नीचे की तरफ मूव करेंगे, बट जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे। ओके, जिसकी बात हम करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि पोर्स बड़े होने चाहिए या छोटे होने चाहिए, या हम पोर्स के साइज को बड़ा और छोटा कैसे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल और प्रोटीन मॉलिक्यूल। अगर प्रोटीन का साइज बड़ा है तो आप पोर साइज बड़े बनाइए, प्रोटीन का साइज छोटा है तो आप पोर साइज छोटे बनाइए। वैसे ही डीएनए का साइज अगर बड़ा है तो आप पोर साइज बड़ा बनाएंगे और छोटा है तो छोटे बनाएंगे। तो ये छोटा कैसे बना सकते हो, पोर का साइज बड़ा कैसे बना सकते हो, कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं पोर साइज के लिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो यहाँ पर देखो, तो इसका जो एडवांटेज था वो ये क्या था? एडवांटेज था मच हायर रिजोल्यूशन। इसका जो रिजोल्यूशन था बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेपरेशन हो रहा था, सेपरेशन बेस्ड ऑन चार्ज, चार्ज के बेसिस पे तो सेपरेशन हो ही रहा था, बट सेपरेशन was also based on shape and size। चार्ज के साथ साथ मॉलिक्यूल के साइज और शेप के बेसिस पर भी सेपरेशन हो रहा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जो कि आपको मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में नहीं कर पा रहे थे, राइट। ओके, तो यहाँ इसका एक एडवांटेज और था कि मान लीजिए कि दो सैंपल हैं, दो प्रोटीन्स है, प्रोटीन ये और एक प्रोटीन ये, है ना, और दोनों पे चार्ज सेम है, पॉजिटिव चार्ज, बट, है ना, तो आप ऐसे मॉलिक्यूल्स को भी यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज यहाँ पर क्या है? अलग है। दिस इज लार्ज मॉलिक्यूल एंड दिस इज स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोरस नेचर होता है जेल का, तो स्मॉल वाले प्रोटीन नीचे माइग्रेट करेंगे जल्दी जल्दी, और लार्ज वाले प्रोटीन लेट माइग्रेट करेंगे, वो ऊपर ही रह जाएंगे स्टक्ड, राइट। तो यहाँ पर चार्ज के साथ साथ आप शेप और साइज के बेसिस पे भी सेपरेशन कर सकते हो। सो मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट सॉरी मॉलिक्यूल्स विद सिमिलर चार्ज बट डिफरेंट साइज एंड शेप कैन also be separated।
समझ रहे हो, जो कि आप पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस और ज़ोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में नहीं कर सकते थे। तो ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज था। अब हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें किस टाइप का जेल मटेरियल हम यूज करते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ जेल मटेरियल। ओके, तो मेनली यहां पर देखो, हाँ, तो यहां पर हम मेनली दो टाइप के मटेरियल्स को यूज करते हैं। एक तो यूज करते हैं हम पॉली एक्राइल अमाइड को, और एक हम यूज करते हैं एग्रोस को। ये आपका जेल मटेरियल होता है, पॉलीक्राइलामाइड या एग्रोस। ओके, तो अगर आप पॉलीक्राइलामाइड यूज करोगे तो उस जेल को उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को बोला जाएगा पॉली एक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, पेज। ओके, और अगर आप एग्रोस को यूज करोगे एज ए जेल तो आप उसको बोलोगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, कहीं कहीं पर लोग इसको एज भी बोलते हैं। ओके, तो क्या होता है कि जो पॉली एक्राइल अमाइड होता है उसका जो पोर साइज होता है, पोर साइज वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू एग्रोस। एग्रोस का जो पोर साइज होता है वो लार्ज होता है, राइट। इसमें छोटे छोटे पोर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? छोटे छोटे पोर्स बनते हैं। कंपैरेटिवली एग्रोस इसमें बड़े बड़े पोर्स बनते हैं। ओके, तो क्योंकि इसमें इसका जो पोर साइज होता है वो छोटा होता है, दैट्स वाई इट इज यूज्ड फॉर इट इज यूज्ड टू सेपरेट स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, ओके, पेप्टाइड्स हो गए, और स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स, नॉट डीएनए मॉलिक्यूल और डीएनए फ्रैगमेंट में काफी डिफरेंस होता है, लेस देन 100 बेस पेयर। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए पॉलीक्राइलामाइड का यूज कर सकते हो आप, क्योंकि इसका पोर साइज छोटा होता है। बट अगर आपको बड़े मॉलिक्यूल को सेपरेट करना हो, जैसे कि मेनली डीएनए को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं एग्रोस का, जैसे कि अगर आपका डीएनए 100 बेस पेयर से बड़ा है, लेकर 100 बेस पेयर से लेकर 25 किलो बेस पेयर तक है, काफी बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल है, तो आप उसको उसको सेपरेट करने के लिए आपको एग्रोस का यूज करना पड़ेगा। ओके, या बहुत बड़ा प्रोटीन है, लार्ज प्रोटीन, या कोई प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ओके, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एग्रोस। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कब आपको पॉलीक्राइलामाइड यूज करना है, कब आपको एग्रोस यूज करना है। ओके, राइट। किस टाइप के मॉलिक्यूल को आप किस टाइप के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर सकते हो। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, मेनली स्टार्ट करेंगे डिस्कशन हमारा पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ, और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जेल बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि पोर का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा।